नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये आपको दो हिस्सों में मिलेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसका रीज़न ये है कि अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। ओके, तो एक लैपटॉप पे मैंने नोट्स बनाए हैं तो अभी वो शट डाउन हो चुका है, बंद हो चुका है। तो अभी ये दूसरा लैपटॉप जिसमें थोड़ी सी बैटरी बची है, तो मैं कोशिश करूंगा कि एक पार्ट जो है अभी इसमें रिकॉर्ड हो जाए। बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी मैं दूसरा पार्ट भी जो है अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कोड के साथ। नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप किसके मायने में? ट्राई टू डू व्हाट यू रियली वांट टू डू। वेयर देयर इज लव एंड इंस्पिरेशन यू कैनॉट गो रॉन्ग। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं छोड़ना है, आगे बढ़ते रहना है, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। जो आप दिल से चाहते हो ना, तो उसके लिए आगे बढ़ो। ओके, जहां प्रेम है आपके कर्तव्य के प्रति, तब वहां पर जो है ना आप कभी भी गलत नहीं हो सकते। आप बिल्कुल सही मायने में आप अगर आगे बढ़ रहे हो, आपके अंदर इंस्पिरेशन है आपके गोल के प्रति, आपके अंदर इंस्पिरेशन है आपके जो आप कर्तव्य करना चाह रहे हो उसके प्रति, और जो भी अगर आप उसको प्रेम पूर्वक करते हो तो आप आगे बढ़ोगे। सिर्फ आपने एक बात ध्यान रखनी है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना है, हौसला नहीं छोड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। तो यह है आज का न्यूज़पेपर। तो डेली एडिशन हम डेली डिस्कस करते हैं, कोर्स से शुरुआत होती है। तो अभी उसके बाद एडिटोरियल डिस्कशन होता है, फिर फ्रंट पेज से लेके अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज तक सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करते हैं। लास्ट में एक इकोनॉमिक का कंसेप्ट होता है। ओके, तो डेली हम जो है एक नया टॉपिक जो है इकोनॉमिक का उसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और पीडीएफ जो है वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा डेली बेसिस पे। तो चलिए अभी फर्स्ट एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं त्रिशूल अगेंस्ट कोविड, जैब ओपन मास्क, जैब ओपन शॉप मास्क, रैंप अप वैक्सीनेशन एंड अवॉइड लॉकडाउन। तो इस आर्टिकल में बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातें जो है ना ऑथर की तरफ से की गई हैं। तो शुरुआत में बात कर रहे हैं कि अगर हम देखो इस डर से खाना खाना बंद कर देंगे कि हमें यहाँ पर जो है हमारे खाने में जो है जहर मिला हो सकता है, तो ये भी जो है रास्ता है ना, ये सुसाइड वाला रास्ता है, आत्महत्या वाला रास्ता है। ओके, तो कहने का मतलब है खाना तो हमें खाना ही पड़ेगा ना, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जीना है तो। ओके, तो अगर किसी चीज के डर से हम खाना खाना ही बंद कर देंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, ग्रोथ कैसी होगी? ओके, तो ये भी सही रास्ता नहीं है। तो क्यों ऐसी बात की जा रही है ऑथर की तरफ से? तो ऑथर इसलिए यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लगते हैं ना तो उसका भी ऐसा ही इफेक्ट रहता है। तो अभी पेंडेमिक में जब ये लॉकडाउन रहा तो बहुत बड़े पैमाने पर जो वर्कर्स थे उनके ऊपर यही आपदा आई थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फैमिली को नहीं खिला सके तो खुद से ही वो सुसाइड कर गए। ओके, तो मतलब ये सब चीजें जो है ना लॉकडाउन ये इम्पैक्ट करता है। तो इन चीजों को हमें इनसे परहेज रखना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को ही नहीं हिलाता लॉकडाउन, ये ना जो आजीविका होती है किसी भी बंदे की, जो मतलब जिसके थ्रू वो अर्निंग करता है, काम करता है, फिर जो है ना घर में पैसे लेकर जाता है, फिर खाना जो है वो अवेलेबल होता है, तभी जो है जिंदगी आगे बढ़ती है। तो आजीविका के ऊपर भी ये जो ना इम्पैक्ट करता है, इकोनॉमी के ऊपर तो करता ही करता है ओवरऑल। तो आजीविका भी जाती है और साथ ही साथ जिंदगियां भी लोगों की जाती हैं। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट है लॉकडाउन का। तो बिल्कुल इसको जो है ना एक जहर की तरह यहाँ पर कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से। तो अभी दूसरी ओर अगर बात करें जो वैक्सीनेशन ड्राइव है तो वो अभी प्रक्रिया में चल रही है। ओके, तो यहाँ पर तीन मेजर बाधाएं यहाँ पर बोली गई हैं जिससे कि यहाँ पर जिंदगियां और यहाँ पर जो आजीविका है ना वो प्रभावित है। ओके, जिनसे हमें यहाँ पर अभी सेफ रखना है। तो अभी किस किस तरीके से यहाँ पर जो है तीन यहाँ पर बातें रखी गई। तो पहली बात जो कर रहे हैं तो वो है जो हम यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से जो अभी जो साधन होते हैं कमाई करने के, उनके ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं। तो कोई भी बंदा देखो अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो जहां पर जिस भी तरीके की जॉब कर रहा है, चाहे वो व्हाइट कॉलर जॉब है चाहे वो ब्लू कॉलर जॉब है, तो वो जॉब कर रहा है। लेकिन लॉकडाउन लग गए, सब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो जाएगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप होगी तो उसके जो कमाई का साधन है वो चला जाएगा। अगर जब कमाई का साधन चला गया तो फिर खाएगा क्या? फिर क्या क्या चीज वो परचेज करेगा? क्या खुद खाएगा, क्या अपनी फैमिली को खिलाएगा? तो पहली बात तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जब ये वैक्सीनेशन भी हो रही है ना तो अभी इसमें भी थोड़ा फर्क रह रहा है। तो यहाँ पर देखो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको तो आपने वैक्सीनेट कर दिया, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी वैक्सीनेट करना है। ओके, तो अभी जो दूसरे वाले लोग जिनको अभी वैक्सीनेशन होनी है तो वो भी एक बड़ा खतरा जो है यहाँ पर बना रहे हैं कि उनसे जो है वायरस जो है बड़े पैमाने पर फैल सकता है। क्योंकि दूसरा ये हमारे सामने यहाँ पर जो है बाधाएं निकल कर आ, दूसरी बाधा ये है कि इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर ऐसा जो है बड़े पैमाने पर वायरस फैलता है।
और तीसरी बात कर रहे हैं कि नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 2 सेफ्टी मेजर्स। तो 2 सेफ्टी मेजर्स हैं जिनकी बात कर रहे हैं कि उनका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से नहीं हो रहा। तो पहली बात तो वह है कि मास्क वेयरिंग, दूसरा है फिजिकल डिस्टेंसिंग। कहने का मतलब मास्क नहीं पहन रहे हैं लोग, और जो यहाँ पर 2 गज की दूरी वाली बात कही जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करके चलो, अभी के दिनों में ये चीज अभी नहीं देखने को मिल रही। क्योंकि जब से लॉकडाउन हटा था, जब अनलॉक होना शुरू हुई थी हमारी इकोनॉमी पिछले साल से, तो तब से अब तक जो है पूरा का पूरा जो मेंटेलिटी है ना कोरोना वायरस के बारे में लोगों की अभी चेंज होनी शुरू हो चुकी है। तो लोग घरों में रहे हैं काफी दिनों तक, तो फिर बाद में अभी वो आजाद फील करना चाह रहे हैं, जिसके तहत क्या हो रहा है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इनको। ओके, चाहे कोरोना है चाहे नहीं, तो अभी क्या हो रहा है, अभी फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि अभी हाल ही में बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना केसेस राइज हो गए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पिछले साल मार्च महीने में हुए थे। ओके, तो बिल्कुल वो सेम वाला प्रोसीजर जो है ना वो राइज दोबारा से डुप्लीकेट हो रहा है। तो अभी सतर्क होना पड़ेगा, बचना होगा, खुद बचेंगे तभी जो है आगे बचाएंगे दूसरे को भी। तो अभी भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर इस आर्टिकल में की गई हैं ऑथर के द्वारा से, ऑथर की तरफ से। और आगे जो बात की जा रही है उसमें कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट इफेक्ट होंगे लॉकडाउन के, तो वो बहुत भयानक हैं। तो क्या कैसे भयानक है? तो इनकम लॉस हो जा रही है, अर्निंग ही नहीं आएगी, पैसा ही नहीं आएगा, इनकम चली गई। ओके, तो जिससे यहाँ पर क्या होगा, तो जो बड़े बड़े पैमाने पर जो बिजनेस भी चल रहे हैं, तो एक और तो वर्कर्स की बात होगी ना, तो दूसरी ओर जो यहाँ पर बिजनेस बड़े बड़े चल रहे हैं तो वो भी बंद होने शुरू हो गए। वो तो जब वो बंद होने शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर एक तरह की वो भी आफत लेकर आएंगे पूरी इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी सही तरीके से चल नहीं पाएगी। ओके, तो अभी इसी के चलते लॉकडाउन जो है ना अभी एक तरह की इस तरीके से मतलब ना लड़खड़ाहट करने वाली यहाँ पर पॉलिसी है, जो कि मतलब इकोनॉमी को दोबारा से हिला के रख देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन का ये इम्पैक्ट रहता है। तो अभी लॉकडाउन के बारे में क्यों बातें हो रही हैं? क्योंकि चर्चाएं चल रही हैं अभी दोबारा से कि क्या भारत सरकार जो है लॉकडाउन लगाएगी दोबारा से, जैसे फुल फ्लेज लॉकडाउन लगा था पिछले साल मार्च महीने में। तो तभी जो है अभी लॉकडाउन के ऊपर इतना जो है फोकस किया जा रहा है कि इसका हमने क्या चीज हमने यहाँ पर भुगती है पिछले साल, इसका रिजल्ट क्या भुगता, तो अभी आने वाले समय में और क्या खराबी हो सकती है। तो अभी इसके चलते लॉकडाउन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ऑथर बात कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन काउंट की अगर हम बात करें तो भारत को सिंपल तरीके से क्या करना है, अपनी प्रोडक्शन जो है ना वो उसको बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। साथ ही साथ जो डिलीवरी है, डोमेस्टिक लेवल पर जो डिलीवरी है उसको भी एक्सपैंड करना होगा, ताकि जो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी जो है ना वैक्सीनेट हम कर पाए। और इसके अलावा जो आगे बात की जा रही है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि नारायण हेल्थ के यहाँ पर चेयरमैन जिनका नाम है डॉक्टर देवी शेट्टी, ओके, तो वो भी यहाँ पर अपनी बात रख रही। तो टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका एक आर्टिकल आया था, तो जिसके जिसके यहाँ पर चलते उन्होंने बात कही थी कि जब वैक्सीनेशन चल रही है ना, तो उसमें 20 से लेके जो 45 ईयर तक के जो लोग हैं ना, तो उनको भी ऐड करो वैक्सीनेशन ड्राइव में। तो वो इसलिए नहीं कह रहे कि यहाँ पर क्यों इनको ऐड करना, क्योंकि अभी हाई रिस्क हो रहा है। तो अभी रीजन यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है कि जो 20 साल से लेके जो 45 ईयर्स तक जो लोग यहाँ पर है, तो उनको क्यों वैक्सीनेट करना है? इसलिए करना है क्योंकि ये जो है ना, बेशक इनके ऊपर इम्पैक्ट कम रहेगा कोरोना वायरस यहाँ पर इनको होने का, लेकिन ये सुपर स्प्रेडर के तौर पर काम कर सकते हैं। इसका यहाँ पर हाईएस्ट रिस्क है। ओके, जैसे जो यंग जनरेशन है ना, तो उसको कोरोना वायरस अगर होता भी है तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, अगर हम उनको कंपेयर करें बुजुर्गों के साथ, तो फिर भी यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनसे कोई खतरा नहीं, तो उनसे सबसे ज्यादा खतरा है। ओके, तो मतलब कि वो अगर उनको हो गया तो उनसे किसी और बुजुर्ग को हो सकता है। अगर किसी जवान लड़के को सपोज करो यहाँ पर कोरोना वायरस हो गया, तो घर पे गया, तो घर पे अगर बुजुर्ग बैठे हैं तो उसी लड़के से उनके बुजुर्गों को, घर के बड़ों को जो है कोरोना वायरस हो सकता है। तो इसलिए मैं भी बार बार यहाँ पर जो है इंटीमेट करता इन चीजों को कि अगर अब बाहर जा रहे हो तो अपना ख्याल रखें, मास्क जरूर पहने, और अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो करें, और अगर जरूरी काम नहीं है तो मत जाएं बाहर। क्योंकि अगर आप ऐसे बाहर जाना शुरू कर दोगे, केसेस फिर ज्यादा हो जाएंगे। जब केसेस ज्यादा होने शुरू हो गए, कंट्रोल से बाहर होने शुरू हो जाएंगे, तो फिर लॉकडाउन लग जाएगा। ओके, तो फिर अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर यहाँ पर बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, फिर दोबारा से यहाँ पर ना इकोनॉमी जो कि अभी 0.4% पॉजिटिव में आई ना ग्रोथ, ये फिर नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसके लिए हम सबको सोचना होगा। ओके, और जिस जिसको यहाँ पर अगर समझ आ रही है तो वो आगे भी इसको कन्वे करे मैसेज। ओके, तो फोकस करे कि सही तरीके से जो है ना काम चले, इकोनॉमी में दोबारा लॉकडाउन ना लगे। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर बात की गई है कि अभी हमें क्या करना होगा, जो प्रोडक्शन लेवल है वैक्सीन का उसको सुपर स्केल अप करना होगा, बहुत बड़े पैमाने पर जो है बढ़ाना होगा। और इसी के चलते उन्होंने यहाँ पर यह भी बात कही थी अपने कॉलम में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी क्या करना चाहिए, जो कोवैक्सीन है जिसको कि भारत बायोटेक ने बनाया है, तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीद ले भारत बायोटेक से,
तो भारत बायोटेक जो यहाँ पर जो एक कंपनी है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये प्राइवेट कंपनी है कि या फिर पब्लिक कंपनी है। ओके, तो ये कंपनी है, तो इसको इससे कहा जा रहा है कि इससे आईपीआर राइट्स खरीद लो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसके बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ। तो जिसने भी कोई भी कंपनी ने नई रिसर्च की होती है ना, तो कोई नई चीज बनाई होती है खुद से रिसर्च करके, इंडिजिनियसली डेवलप करके, तो अभी उसका कोई पेटेंट बन जाता है। ओके, तो अगर फिर उस पेटेंट उसी दवाई को अगर कोई और फर्म बनाना चाह रही है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले भारत बायोटेक से उसका पेटेंट खरीदना पड़ेगा, पेटेंट राइट्स खरीदने पड़ेंगे, जिसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कह रहे हैं। तो अगर जब वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स खरीदेगा, फिर जाकर जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएगा भारत बायोटेक की वैक्सीन जो है, जिसको हम नाम दे रहे हैं कोवैक्सीन। तो इसलिए यहाँ पर भारत सरकार को कहा जा रहा है कि आप खुद से खरीद लो और दूसरों को ना फ्री में दे दो। जो बाकी के जो यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो भी यहाँ पर जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं कि वो दवाइयाँ बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं, तो उनको फ्री में वो राइट दे दो कि आप बड़े पैमाने पर जो है ना प्रोडक्शन करो। ओके, अपनी जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन है उसकी। तो यहाँ पर लाइसेंस प्रोडक्ट ये बनेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इसको यहाँ पर परचेज करके बांटेगी, जितने भी अलग अलग यहाँ पर मैन्युफैक्चरर होंगे वैक्सीन के, तो ये लाइसेंस प्रोडक्ट रहेगा। तो और बड़े क्वांटिटी में जो है हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, तो वैसे अगर हम बात करें जब आईपीआर की या पेटेंट की, तो 20 साल तक का पेटेंट होता है। ओके, तो 20 साल तक कोई भी बंदा कॉपी नहीं कर सकता किसी के भी पेटेंट को। ओके, तो अगर करता है तो फिर यहाँ पर दंड होता है उसका। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर भारत में जितनी भी वैक्सीन कंपनीज हैं, जब ड्रग के रिलेटेड जितनी भी यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, तो अमेरिका में जब आईपीआर एक्सपायर होता है 20 साल बाद, तो उसी एक्सपायर्ड आईपीआर को ना, उसी दवाइयों को, फार्मूले को यूज करके भारत में धड़ाधड़ जो है प्रोडक्शन की जाती है। तो इसी के चलते हमारा फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है ना, वो काफी बड़े पैमाने पर एक्सपैंड हो गई। लेकिन इसमें जो कमी थी वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी थी, वो आज भी है। ओके, तो हमने प्रोडक्शन बेशक बढ़ा ली है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी आज भी है हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। ओके, तो लेकिन अगर मैं बात करूं भारत बायोटेक की, तो इन्होंने ये इंडिविजुअली डेवलप की है कोवैक्सीन, किसके साथ मिलकर, आईसीएमआर के साथ मिलकर, जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, और इसके आगे जो बात की जा रही है वो है कि अभी पब्लिक डिसरिगार्ड, मतलब कि लोग नहीं समझ रहे हैं, प्रिकॉशन जो है तो उनको नजरअंदाज कर रहे हैं। ओके, तो जिस तरीके से नजरअंदाजी की जा रही है, एक तो होगी लोगों वाली साइड, दूसरी यहाँ पर जो पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं, तो वहां पर भी पब्लिक को जो है सरकार की तौर से खुद से यहाँ पर जो है अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके द्वारा से यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है, गैदरिंग की जा रही है। ओके, प्रोटेस्ट गैदरिंग, जैसे यहाँ पर फार्म प्रोटेस्ट हो गया, और कुछ समय पहले जब ये सीईए के खिलाफ जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे, तो इस तरीके से यहाँ पर गैदरिंग हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है। ओके, दूसरा सेलिब्रेशंस हो रही है अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री की चिंता सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी आने वाले समय में कुंभ मेला आ रहा है। ओके, तो कुंभ मेला में बहुत बड़े पैमाने पर जो है लोग आते हैं। तो जब बहुत बड़े पैमाने पर लोग आएंगे तो उनको कैसे मैनेज करना है, तो ये भी एक बड़ी चिंता है हेल्थ मिनिस्ट्री की। ओके, तो अभी मुझे आप बताओ कि अभी जो कुंभ मेला अभी होगा इस साल, ये कहाँ पर मनाया जाएगा। ओके, और ये कितना नंबर होगा इसका। ओके, तो ये भी बताना कमेंट बॉक्स में। तो इसी के चलते जो मास्क है और डिस्टेंसिंग है, तो अभी उसको उखाड़ कर ना दिमाग से ही, सोच से ही निकाल कर परा फेंक दिया है। मतलब कोई सोच ही नहीं रहा इसके बारे में कि प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना है। और इसी के चलते आगे बात की जा रही है कि जो पेनल्टीज है, जो यहाँ पर दंड है, उसको अभी बढ़ाना होगा अगर नॉन इम्प्लीमेंटेशन रहती है। अगर कोई यहाँ पर प्रिकॉशंस को नहीं मान रहा है, तो अभी उन पेनल्टीज को हमें और स्ट्रिक्ट करना होगा और बढ़ाना होगा। अगर कोई यहाँ पर मास्क नहीं पहन रहा है और यहाँ पर अगर बड़े पैमाने पर अगर गैदरिंग की जा रही है, तो अभी ये गैदरिंग्स वगैरह जो है ना, बहुत बड़े पैमाने पर जो है नुकसान कर सकती हैं। जो लोग यहाँ पर मास्क वेयर करके चल भी रहे हैं, यहाँ पर जो क्राउड से अगर दूर भी रह रहे हैं, तो उनका भी नुकसान हो जाएगा। ओके, तो अभी ये बड़ी बड़ी जो गैदरिंग है, जहाँ फिर जो मास्क नहीं पहन के चल रहे हैं, तो नुकसान कर सकती है। इसके अलावा जो मेजर्स हैं जो सरकारों की तरफ से अपनाए जा रहे हैं, कि अभी कुछ सरकारों, राज्य सरकारों के द्वारा नाइट कर्फ्यूज लगाए जा रहे हैं। ओके, या फिर जो वीकेंड कर्फ्यूज हैं। ओके, तो हफ्ते के एक आखिरी दिन जो है कर्फ्यू लगाया जाए, जैसे हम कह रहे हैं कि संडे को कर्फ्यू लगा दिया, और दूसरी ओर तो रात को कर्फ्यू लगाया जाए। तो अब इसको यहाँ पर एक तरीके के बहाने के तौर पर कह रहे हैं कि अभी आप रात को कर्फ्यू तो लगा रहे हो, ठीक है, सही बात है, लेकिन अभी ये जो बाकी के दिन जो है ना, जो जैसे मंडे से लेकर सैटरडे तक, तो उस दिन तो बड़े पैमाने पर भीड़ जो है ना वो प्रचलित हो रही है। ओके, मतलब कि वो जहां पर भी जाना चाह रही है, जा रही है, आ रही है, तो तब तो कोई यहाँ पर रोक नहीं रहा। तो अभी यहाँ पर बात क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इस बात को जो नाइट कर्फ्यू लगा रहे हैं, या फिर जो ये वीकेंड के जो ऊपर जो कर्फ्यू लगा रहे हैं ना, तो अभी इसको कह रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, आप ये करो कि वर्क प्लेसेस को ओपन रखो। ओके, लेकिन विद प्रिकॉशन रखो, बस ये बात करो आप। ओके, मतलब इकोनॉमी जैसे चल रही है उसको चलने दो, लेकिन अपने प्रिकॉशंस को टाइट कर लो कि जो नहीं फॉलो कर रहा है तो उसको दंड दो अच्छा सा। ओके, तो ये बात जो है ना, इसको प्रॉपर तरीके से आप इंप्लीमेंट करके चलो। तो ये कर्फ्यू वगैरह लगाना, तो ये सब कुछ जो है ना एक तरीके के यहाँ पर बहाने के तौर पर इसको बोला जा रहा है।
तो इससे जो है इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल्स भी ली थी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उनको नुकसान हो रहा है। अभी जो टाइमली डिलीवरी करनी है उन्होंने अपने जो कार्स है ओके अपने कस्टमर्स को, तो अभी वो नहीं कर पा रही क्योंकि रात को कर्फ्यू लगा दिया जा रहा है महाराष्ट्र में, जिसके चलते वो कोई भी कंपोनेंट अगर किसी एक फैक्ट्री में तैयार हो रहा है दूसरी तक अगर पहुंचना है तो रात की कर्फ्यू है तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं इकोनॉमी, मतलब कि कस्टमर तक जो डिमांड है ना कार्स की वो नहीं वहां टाइमली मैनर पे पहुंच रही है। ओके, तो अभी इसी के चलते यहाँ पर वैक्सीनेशन को रैंप अप करने की बात कर रहे हैं और मास्क को पहन के आपको चलना है, 2 गज की जो दूरी है उसको अपनाकर चलना है। और अगर किसी का भी नुकसान होता है तो यहाँ पर सही मायने में ना बहुत बड़े पैमाने पर जो है रिस्क सबके लिए जो रिस्क है वो खड़ा हो सकता है, नुकसान जो है और बढ़ सकता है। तो चलिए अभी सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि कैन इंडिया ग्रो विद अनरिफॉर्म्ड पावर। तो यहाँ पर जो है ना पावर सेक्टर की बात करें कि किस तरीके की सिचुएशन हो चुकी है हमारे राज्यों में और किस तरीके से जो है यूनियन गवर्नमेंट काम कर रही है इस क्षेत्र में और क्या यहाँ पर जो है सोल्यूशन निकाल कर रखने चाहिए। तो इसी के रिगार्डिंग शुरुआत में बात करें कि अभी जो कुछ ना कुछ लिमिट्स जो है ना अभी लगी हुई हैं जो वायबिलिटी है, मतलब कि जो यहाँ पर पावर सेक्टर में जिस तरीके से एक्सपेंशन हो सकती है, जिस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस निकल सकते हैं इनके, तो अभी उसकी जो वायबिलिटी उसमें लिमिट्स देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ना एक तरीके की पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो चुकी है। तो कोई राज्य सरकार जो है अपने तरीके से यहाँ पर काम करना चाह रही है तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है अलग से रूलिंग है ओके क्या आप इस तरीके से काम करो। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम इसको ऑथर की तरफ से कहा जा रहा है, जिसके चलते जो है हमारा जो पावर सेक्टर है ना वो काफी नुकसान में चल रहा है। और यही कारण है यहाँ पर ये जो यहाँ पर पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी एक रीजन निकल कर आया है कि लीगल टसल जो है ना वो देखने को मिला है। तो अभी जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डिस्कॉम बोलते हैं ओके, इसमें और यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में जो है अभी ये टसल देखने को मिल रहा है। अभी देखो कोई भी राज्य है ना तो उसकी अपनी अपनी डिस्कॉम होगी ओके, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी ओके। तो इसका काम क्या है? इसका काम है जिसने भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादातर कौन बना रहे हैं? प्राइवेट प्लेयर्स बना रहे हैं ओके। तो उनसे इलेक्ट्रिसिटी लेकर उनको ट्रांसमिट करना जो आम कंज्यूमर है उन तक, जो आम लोग हैं उनके घरों तक ओके। तो यहाँ पर ये काम होता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का ओके। तो ये सरकारी कंपनीज होती हैं। तो जितने भी आप खंबे वगैरह देखते हो ना तो ये सरकार के द्वारा ही यहाँ पर इनको यहाँ पर संचालित किया जाता है। तो एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह से पहुंचाने का काम करती हैं ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है। तो उनको शॉर्ट फॉर्म में हम डिस्कॉम बोलते हैं। हर एक राज्य की अपनी डिस्कॉम है ओके। तो यहाँ पर हुआ क्या है? तो आंध्र प्रदेश क्या करने जा रहा है? तो अभी वो ना पावर खरीदने जा रहा है फ्रॉम द स्पॉट मार्केट ओके। तो अभी स्पॉट मार्केट से अगर पावर खरीदनी है तो इसके चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ऑब्जेक्शंस है, जिसके चलते यहाँ पर जो ना ये मसला जो है एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम जो है बन चुकी है। तो ये स्पॉट मार्केट का मतलब क्या है यहाँ पर? तो स्पॉट मार्केट का यह मतलब रहेगा इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में कि यहाँ पर जो प्राइस होगा ना पावर का तो वो यहाँ पर बनाया जाएगा जो सप्लाई और डिमांड के हिसाब से। यहाँ पर जो ना जितनी ज्यादा डिमांड होगी और जितनी यहाँ पर सप्लाई होगी उसी की चेन को समझते हुए प्राइस रखा जाएगा कि एक यूनिट का कितना प्राइस होगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो स्पॉट मार्केट होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उस तरीके से यहाँ पर जो है काम करती है। तो यहाँ पर होता है क्या कि जो पावर प्रोड्यूसर्स होते हैं और जो पावर कंज्यूमर्स होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है कि 12 से 36 घंटे पहले ना अपनी बिड जो है मार्केट में रखनी पड़ती है कि कौन से प्राइस के ऊपर जो है यहाँ पर हमें डिलीवरी मिलने वाली है इलेक्ट्रिसिटी की ओके। तो यहाँ पर 12 से 36 घंटे पहले जब भी हम डिलीवरी होनी होती है इलेक्ट्रिसिटी की तो उससे पहले यहाँ पर बिड लगानी पड़ती है प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के द्वारा। तो जो बिड तय होती है फिर उसी प्राइस पे जो है इलेक्ट्रिसिटी डिलीवर होती है ओके। तो ये चेंज होता रहता है मार्केट सिनेरियो, जब जैसे सप्लाई और डिमांड यहाँ पर काम करेगा उसी तरीके से यहाँ पर प्राइस में जो है फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि आप इस तरीके से ना करो, जैसे पहले किसी कंपनी ने निर्धारित कर दिया कि ये प्राइस रहेगा तो उसी को आगे फॉलो अप करके चलते रहो। तो यहाँ पर ये टसल है। तो अभी आंध्र प्रदेश जो पावर डिस्कॉम कंपनी है ना तो अभी इनको एक फैसला आया है इन्हीं के रिगार्डिंग, इन्हीं के पक्ष में। तो किसने दिया है? वो दिया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने ओके। तो उन्होंने कहा है कि जो डिस्कॉम है, आंध्र प्रदेश की जो डिस्कॉम है वो पावर परचेज कर सकती है स्पॉट मार्केट से ओके। तो यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्ट्री है, यूनियन पावर मिनिस्ट्री है, तो वो उन्होंने डिसाइड किया है कि अभी इस रूलिंग के खिलाफ वो अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे आप बताइए कि हमारे यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है ओके, उनका क्या नाम है? और इसी के चलते जो आगे बात की जा रही है कि इससे अभी जो है ना इस केस से जो कुछ बातें जो है फैक्ट जो है वो सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम किस तरीके से इस पॉलिटिकल सोल्यूशन को हम यहाँ पर निकाल पाए ओके। तो पॉलिटिकल सोल्यूशन, ये पॉलिटिकल एक तरह की पॉलिटिकल प्रॉब्लम इसको माना जा रहा है। तो किस तरीके से इसका सोल्यूशन निकले, तो यहाँ पर बात करेंगे जैसे रीजनेबल यूजर चार्जेस हम लगाते हैं ओके लोगों के ऊपर,
जो आम हाउस होल्ड है, तो उससे यहाँ पर जो बेनिफिट आता है। और इसके चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो देख रेख करते हैं हम फंक्शनल मार्केट की, जो पावर है, पावर की जो फंक्शनल मार्केट किस तरीके से ये काम कर रही है पूरे नेशनल लेवल पर, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो है ना हम सोल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। ओके, तो देखो कंज्यूमर जो है उसके ऊपर तो चार्जेस लग ही रहे हैं, कितना कितना बोझ जो है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्राइसेस है। तो जिन राज्यों में तो नेचर की तरफ से जो है ज्यादा पानी है, पहाड़ वगैरह है, तो वहां तो डैम के ऊपर डैम बनते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो सस्ती पड़ती है। लेकिन जहां पर नहीं है तो वहां पर थर्मल पावर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं। तो कभी राज्य सरकार खुद से नहीं कैपेबल होती तो फिर प्राइवेट प्लेयर्स को बोलती है कि आप हमारे राज्य में थर्मल पावर प्लांट्स लगाएं। तो ठीक है, तो प्राइवेट प्लेयर लगाता है, ठीक है, तो अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, तो फिर अच्छा खासा रेट भी लगाता है। ओके, तो पर यूनिट जो कॉस्ट होता है वो 5 से 10 रुपए के बीच में चल रहा है। ओके, तो बहुत महंगी जो है बिजली होती जा रही है। तो हम यहाँ पर इनके ऊपर भी हम सोल्यूशन हम दे सकते हैं, हमें इनके ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। ओके, बशर्ते हमें इनकी जो हमारा पावर सेक्टर है ना उसको सही करना है। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो है ऑथर बात कर रहे हैं। तो अभी सेंटर ने एक ऑर्डर इशू किया था जुलाई 2019 में, जिसमें उसने डिस्कॉम को कहा था कि अपना जो लेटर ऑफ क्रेडिट है ना उसको किसके फेवर में बनाओ, उसको पावर प्रोड्यूसर्स के फेवर में बनाओ। तो इस लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गारंटी दो प्रोड्यूसर्स को कि आप कम से कम जो है ना इतना प्राइस दोगे, जितनी भी एक पर यूनिट जो है इलेक्ट्रिसिटी आप खरीदोगे पावर प्रोड्यूसर से। तो पावर प्रोड्यूसर ज्यादातर प्राइवेट कंपनी से, जैसे मैं रिलायंस की बात कर लूं, टाटा की बात करूं, तो दिल्ली वाली रीजन में ये सभी प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं। तो दिल्ली सरकार जो है ना समय समय पर बिड लगाती है और जो सस्ता रेट देता है उसी के हिसाब से यहाँ पर उसको टेंडर मिलता है कि आप ही जो है दिल्ली वालों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे। ओके, तो अभी इस तरीके से यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं ना उनके साथ यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि लेटर्स ऑफ क्रेडिट यहाँ पर उनके फेवर में बनाओ, उनके साथ इनको एक गारंटी दो कि आप जो है मिनिमम इतना रेट दोगे ही दोगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बात कर। दूसरी यहाँ पर बात करें, अगर ऐसा नहीं करना है तो फिर यहाँ पर तैयार रहो, जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है ना तो वहां पर कटौती जो है उसके लिए यहाँ पर तैयार हो, कटौती हो सकती है आने वाले समय में। बहुत सारी कंपनीज मना कर सकती हैं कि वो कह सकती हैं कि आप हमें गारंटी नहीं दे रही हैं कि आने वाले समय में कितना प्राइस पर यूनिट हमें मिलेगा। ओके, तो हो सकता है वो वहां पर काम बंद कर सकती हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है उसमें बाधा आ सकती है बाय द रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स। तो ये जो डिस्पैच सेंटर होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है ना वो सही से चलती रहे। इस तरीके से मैकेनिज्म को ये इंश्योर करते हैं कि सेफ एंड सिक्योर जो ग्रिड ऑपरेशन है वो चलता रहे, जो है ग्रिड है ना वो ना फेल हो जाए। तो अभी जो लोड डिस्पैच सेंटर होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट लिंक की तरह काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन में। ओके, तो ये मतलब कह सकते हैं कि पूरे एक तरीके से फ्लक्चुएशन जो है ना उसको यहाँ पर मैनेज करके चलते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर जनरेशन हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की उस तरीके से सप्लाई भी जो है ट्रांसमिशन जो है वो भी सही पैमाने पर जो है होती रहे, और जो जो रिक्वायरमेंट्स है कंज्यूमर्स की उस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जलती जाए। कहने का मतलब अगर कोई इंडस्ट्री है तो उनकी रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा रहती है। ओके, तो वहां पर उस तरीके से 24 घंटे जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर हम हाउस होल्ड को दे रहे तो वहां पर भी सरकारें कुछ दिन निर्धारित करती हैं जिस दिन की वो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रखती हैं। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो कि जिनको मैनेज करके चलते हैं रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स। तो अभी इसी के चलते जो आगे बात कर रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो यही चाहती है कि राज्य की जो यूटिलिटीज है ना तो उनको यहाँ पर उसके लिए वो पे करें, जो यहाँ पर पावर प्रोड्यूसर्स हैं और जो भी इन्होंने पावर कंज्यूम करनी है उसके लिए। ओके, उनको तो पावर प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर पे करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर राज्यों को राजी करने की यहाँ पर बात की जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसके अलावा जो आगे बात करें तो यहाँ पर जो फैक्ट है तो यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग बात कर रही है कि जो पॉलिटिकल विल है ना तो उसका भी यहाँ पर जो है ना कमजोरी देखने को मिल रही है कि सही तरीके से वो भी काम नहीं करना चाह रहे हैं। तो तो यहाँ पर अगर बात करें हम डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स की तो बहुत बड़े पैमाने पर अभी रिफॉर्म्स की जरूरत है। ओके, तो अभी उनके ऊपर कोई फोकस ही नहीं किया जा रहा कि इनको किस तरीके से सही करें, नुकसान पे चल रहा है यहाँ पर डिस्कॉम्स। ओके, तो अभी इसके अलावा जो बात करें तो सरकारें क्या करती हैं, राज्य सरकारों की अगर मैं बात करूं तो वो एक तरीके से ना इंसेंटिव के तौर पर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करती हैं लोगों को कि जो अपने अपने राज्य की यहाँ पर अपनी अपनी उनकी डिमांड्स होती हैं। तो उनकी यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पार्टी चुनकर आई है तो बड़े तरीके से ना वो उसको जो पावर सेक्टर है तो उसका भी यहाँ पर मिसयूज होता है, फ्री में भी सप्लाई दी जाती है जो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ना भ्रष्ट इंसेंटिव जो इनको दिया जा रहा है। तो यहाँ पर खास तौर पर अगर हम बात करें जब हम इलेक्शंस की बात करें तो जो भी इलेक्टोरेट्स होते हैं, ठीक है, तो उसके चलते अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुनाफा और यहाँ पर फायदा पहुंचाने की बात की जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लूं, अगर कोई यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टेट है तो वहां पर कोशिश की जाती है कि जो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी जो है ना वो दी जाए, या फिर इतना कम यहाँ पर प्राइस रखा जाए कि जितना प्राइस हमने पावर प्रोड्यूसर्स को देना है ना तो वो नहीं दे पाएंगे तो फिर सरकार खुद से पैसा देती है पावर प्रोड्यूसर्स को। ओके, तो कहने का मतलब है कि जितना यहाँ पर दाम लोगों तक पहुंचना चाहिए, ओके, तो वो उतना नहीं पहुंचाया जाता है सरकारों के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उन्होंने अपना पॉलिटिकल बेनिफिट देखना होता है, जिसके चलते यहाँ पर
क्या होता है, रेवेन्यू लीकेज हो जाता है। ओके, तो रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाता है, सरकार खुद से पैसे देना शुरू कर देती है पावर प्रोड्यूसर्स को, तो अभी उसमें भी कमी है। ओके, तो यहाँ पर जो जो पावर प्रोड्यूसर्स को भी सरकार पैसे देती है ना, तो उसमें भी डिले है और बहुत बड़े पैमाने पर पैसा देती नहीं है सरकार, नॉन पेमेंट रह जाती है। ओके, तो इसके अलावा जो यहाँ पर जो जो बड़े पैमाने पर चोरी होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके उसके ऊपर भी फोकस नहीं किया जाता। तो ओके, तो इससे भी रेवेन्यू लीकेज होती है। तो ये सब बातें हैं जिसके ऊपर हमें काम करना होगा। तो इसके चलते हमें पावर सेक्टर में जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म है उनकी बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है, खासतौर पर जो डिस्कॉम का सेक्टर है उसके ऊपर अगर हम फोकस करें तो इसी के चलते यहाँ पर जो ड्यूज है ना, जो डिस्कॉम को यहाँ पर पैसे देने हैं पावर प्रोड्यूसर्स को, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, जैसे मैं रिलायंस की बात कर लूँ या टाटा की बात कर लूँ, तो वो ड्यू भी बहुत बड़े पैमाने पर जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये अभी 1.25 लाख करोड़ तक ये अभी इतना पैसा पेंडिंग है जो कि डिस्कॉम्स को, भारत के जितने भी डिस्कॉम्स हैं उनको देना है पावर प्रोड्यूसर्स का। ओके, तो अभी इसी के चलते कांस्टेंट जो है अंडर रिकवरीज हो रही है पावर डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, आपके घर तक सप्लाई आ गई, जो आपने बिल भी पे किया है ना, तो उस बिल पे को करने के बावजूद भी यहाँ पर जो अंडर रिकवरी है। ओके, तो क्योंकि दूसरा सेक्शन आप ही के राज्य का ऐसा है जहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। ओके, तो अगर आप शहर में रह रहे हो तो आपसे तो पूरा पैसा वसूला जाएगा। ओके, लेकिन अगर गांव में रह रहे हो तो हो सकता है कि वहां पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, या फिर इतना कम दाम रखा जाए कि वो पैसे ही ना पूरे हो और खुद से सरकार को पैसा देने पड़े। तो इस तरीके से यहाँ पर अंडर रिकवरी रहती है अगर हम बात करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, या डिस्कॉम की अगर शॉर्ट फॉर्म में हम बात कर ले। तो इसी के चलते यहाँ पर जो ना मरने वाली हालत हो चुकी है डिस्कॉम्स के जितने भी फाइनेंस है, अच्छे तरीके से उसको यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही है, और इतने यहाँ पर रिसोर्सेज भी उसके कम हो चुके हैं कि अभी अगर कहे ना कि जो बैंक भी यहाँ पर गारंटी दे दे कि जो है ना सरकार जो है आगे पावर परचेज करे प्रोड्यूसर से, तो बैंक गारंटी दे दे कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, तो ऐसी भी सिचुएशन जो है नहीं है। ओके, तो इतने रिसोर्सेज भी हमारे पास नहीं है कि कोई बैंक हमें गारंटी प्रदान कर दे, ओके, कि आने वाले फ्यूचर में जो है हम पावर परचेज कर सके। तो एक ये भी बहुत बड़ा रीजन बन चुका है जिसके तहत हमें अभी रिफॉर्म्स की जरूरत है, सही करना होगा पूरे के पूरे पावर सेक्टर को। और अगर मैं बात करूं जिन लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलती भी है ना, तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ मिलती है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जो फार्म प्रैक्टिसेस हैं उनके लिए, लेकिन उनको भी यहाँ पर जो ना उनका मिस यूज हो जाता है, जो यहाँ पर घर में उनको यूज कर लिया जाता है उस इलेक्ट्रिसिटी को, तो इससे भी यहाँ पर रेवेन्यू लीकेज बहुत बड़े पैमाने पर होता है। और इसके अलावा आम शहरों में क्या देखने को मिलता है कि एक बहुत बड़ी मैग्नेट आती है, बहुत पावरफुल मैग्नेट, उसको है ना जो आपके डिजिटल मीटर्स होते हैं उनके सामने लगा देते हैं, तो जिससे क्या होता है वो मीटर फंक्शन करना ही बंद कर देता है। फिर जो यूनिट्स जो रिकॉर्ड होने होते हैं आपकी मीटर में कि कितनी यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी आपने जो है कंज्यूम की है, तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाते, जिसके चलते उनका बिल ही बहुत कम आता है। ओके, तो ऐसी प्रैक्टिसेस भी की जाती है लोगों के द्वारा, जिससे कि रेवेन्यू में यहाँ पर शॉर्टफॉल आ जाता है सरकार के। ओके, जो पावर डिस्कॉम कंपनीज है उनके, तो ये भी यहाँ पर रीजन है कि रेवेन्यू बहुत बड़े पैमाने पर कम हो जाता है, रेवेन्यू लीकेज हो जाती है। और जब ऐसी बातें आती है तो सरकारें क्या करती है, फिर जो है ना जितने भी यहाँ पर एक गली में जितने भी घर यहाँ पर जिनके मीटर लगे हैं, तो उन सभी के मीटर्स को निकालकर गली के एक कोने पर सभी मीटर्स लगा दिए जाते हैं, ताकि कि ऐसी एक्टिविटीज लोगों के द्वारा ना की जाए, जो यहाँ पर मीटर होता है उससे यहाँ पर छेड़छाड़ जो है ना वो ना की जाए। तो लेकिन सरकार थोड़ा थोड़ा काम तो करती रहती है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। और आखिर में जो बात की जा रही है ऑथर की तरफ से, जो रास्ता सुझाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि जो पॉलिटिशियंस है ना, अभी उनको करेज दिखाना होगा, आगे बढ़ना होगा, और ये बातें कहनी होगी कि जिसने पावर कंज्यूम करनी है उसको यहाँ पर पे करना होगा उस पावर कंजप्शन के लिए। ओके, और इसी के चलते जो हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पावर की अगर हम बात करें ना तो वो बहुत कम है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी जो ऐसी चीज है कि वो मेजर सोर्स रहती है, जितने भी फाइनेंशियल स्लिपेज की अगर हम बात करें, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं सही पैमाने पर पहुंचती है तो फिर जो है फाइनेंशियली लॉस हो सकता है किसी भी राज्य को, इकोनॉमी वीक हो सकती है। ओके, तो यहाँ पर ग्रोथ जो है ना वो भी कमजोर होनी शुरू हो सकती है अगर सही तरीके से पावर सेक्टर में अगर हम सही तरीके से उसके ऊपर फोकस नहीं करते, अगर सही तरीके से उसके ऊपर रिफॉर्म नहीं लेकर आते। तो यहाँ पर पॉलिटिकल विल के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है ऑथर की तरफ से कि आप खुद से करें, देखें, आपको पता है कि क्या सिनेरियो चल रहा है, तो आपको खुद से डिसीजन लेने होंगे। जो आप फ्री वाली जो आप यहाँ पर राजनीति करते हो, तो उसको आप थोड़ा परहेज रखें और कोशिश करें जो राज्य सरकारें हैं ना उनके ऊपर जो कर्जे का बोझ है उसको भी कम करें। ओके, और जो पावर सेक्टर है उसको सही करें, और जितना जिसने पावर कंज्यूम करनी है उसके लिए उतना वो पे करे। तो अभी के लिए जो पार्ट 1 है ना, तो उसके लिए इतनी ही डिस्कशन है, और जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी, लाइट आएगी, तो तभी जो है ना तो मैं पार्ट 2 उसको रिकॉर्ड करूंगा और जल्दी से जल्दी उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए लाइक करें इस लेक्चर को, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।